हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन्डिस, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा फॉर्मेशन ऑफ बिलीरुबिन जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं इसको सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, आरबीसी है हमारा। आरबीसी के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आरबीसी है, आरबीसी के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हीम और एक पार्ट होता है ग्लोबुलिन। ठीक है, तो ग्लोबुलिन जो है प्रोटीन पार्ट है वो निकल जाएगा। हीम पार्ट जो है, हीम पार्ट क्या करता है, आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है बिलीवर्डिन में। ठीक है, बिलीवर्डिन में। ये बिलीवर्डिन क्या होता है, इस बिलीवर्डिन पे कुछ एंजाइम्स एक्ट करते हैं। क्या होता है, इस बिलीवर्डिन पे कुछ एंजाइम्स एक्ट करते हैं और इस बिलीवर्डिन को कन्वर्ट कर देते हैं बिलीरुबिन में। ठीक है, बिलीरुबिन में। और ये जो बिलीरुबिन है, क्योंकि ये अकेला है तो इसको हम क्या कहते हैं, अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन। ठीक है, अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन। तो अब इसके आगे देखेंगे हम लोग। तो ये अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन क्या होता है, जस्ट अ मिनट। तो ये जो अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन है, ये अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन ब्लड में पहुंचता है। ठीक है, ब्लड में तो है ही ऑब्वियसली। तो ये अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन क्या करता है, एल्ब्यूमिन के साथ, एल्ब्यूमिन नाम का एक प्रोटीन होता है उसके साथ ये जुड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि अब ये किसी के साथ जुड़ गया है तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन। ठीक है, तो इसको अब हम कहते हैं कॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन। और ये कॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन पहुंचता है लिवर में। ठीक है, कहाँ पहुंचता है, लिवर में पहुंचता है। लिवर में पहुंच के ये देखता है कि एक इसको नया एंजाइम मिल रहा है जिसका नाम है ग्लूकोर्निक एसिड। ठीक है, जिसका नाम है ग्लूकोर्निक एसिड। तो ये क्या करता है, अपने पुराने दोस्त, इसका पुराना दोस्त कौन है, एल्ब्यूमिन, इसको छोड़ के अपने नए दोस्ती कर लेता है। ठीक है, अपनी नई दोस्ती कर लेता है। इसकी नई दोस्त कौन बनेगी, अब ग्लूकोर्निक एसिड। तो वहां पे क्या होता है, लिवर में पहुंचता है ये कॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन जो कि एल्ब्यूमिन का दोस्त था पहले। ठीक है, और ये लिवर में पहुंच के क्या करता है, इस एल्ब्यूमिन को छोड़ के ग्लूकोर्निक एसिड के साथ बना लेता है अब बॉन्ड। ठीक है, तो अब क्या बॉन्ड बन गया है हमारे पास, अब हमारे पास बॉन्ड है अब हमारे पास है कॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन जो कि क्या है, हमारे पास है कॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन जो कि क्या है, बिलीरुबिन प्लस ग्लूकोर्निक एसिड। ठीक है, और ये कहाँ पे हैं ये लोग, अभी ये लोग हैं लिवर में। ठीक है, लिवर में है ये। अब क्या होता है, लिवर से ये दोनों पहुंचते हैं जीआईटी में। ठीक है, कहाँ पहुंचते हैं, जीआईटी में। देखिए ये लोग पहुंच जाते हैं इंटेस्टाइन में या जीआईटी में। अब जीआईटी में जब ये पहुंचते हैं तो वहाँ पे कुछ माइक्रोफ्लोरा मौजूद होते हैं। ठीक है, हमें पता ही कुछ वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि ये जो बिलीरुबिन है ये तो एल्ब्यूमिन को धोखा दे के आया हुआ है, तो अब हमें इसको इसकी फ्रेंडशिप तोड़वानी है। तो ये क्या करते हैं, ये एल्ब्यूमिन ये क्या करता है कि इन दोनों की फ्रेंडशिप तोड़वा देता है, तो इसको हटा देता है। तो ये वापस से कैसा हो जाता है, अकेला हो जाता है और ये बन जाता है अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन। अगेन ये अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन बन जाता है। ठीक है, अब ये किसकी वजह से बना, ये बना जीआईटी में जो माइक्रोफ्लोरा है वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी वजह से ये अनकॉन्जुकेटेड बन गया। अब जब ये अनकॉन्जुकेटेड बन जाता है तो ये क्या होता है, इस अनकॉन्जुकेटेड के साथ क्या होता है कि इसको कुछ पार्ट इसका स्टूल में निकल जाता है इन फॉर्म ऑफ स्टर्कोबिलिरोजन, कुछ पार्ट इसका निकल जाता है यूरिन में, बिलीरोजन के फॉर्म में। ठीक है, बाकी बचा हुआ पार्ट लिवर में वापस पहुंचता है। ठीक है, लिवर में वापस पहुंचता है रिसाइकलिंग के प्रोसेस के लिए। ठीक है, और ये जो रिसाइकलिंग है ऑफ अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लिवर, ठीक है, क्योंकि इंटेस्टाइन से टूट के पहुंचे हैं वहाँ, तो ये कहलाता है एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं, फटाफट रिवाइज करवाना चाहूँ कि हमने क्या देखा। तो इस साइकिल में क्या होता है, एक मिनट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, देखिए आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से क्या बनेगा, हीम पार्ट बनेगा एंड एक ग्लोबिन पार्ट बनता है, उसकी हमें बात करनी नहीं है। हीम पार्ट क्या होता है, आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है बिलीवर्डिन में। ये बिलीवर्डिन आगे दोबारा से इस पर कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं और ये कन्वर्ट होता है बिलीरुबिन में। क्योंकि ये अकेला है तो हम इसे क्या कहेंगे, अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन। अब ये अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन क्या करता है, एल्ब्यूमिन के साथ जुड़ जाता है और पहुंच जाता है हिपेटोसाइट्स में। ठीक है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है एल्ब्यूमिन के साथ तो इसलिए अब इसको अनकॉन्जुकेटेड नहीं बोलेंगे, अब इसे बोलेंगे कॉन्जुकेटेड। ठीक है, तो ये पहुंच जाता है कहाँ, हिपेटोसाइट्स में।
जब ये हिपैटोसाइट्स में पहुंचेगा तो वहां पे जाके क्या होगा कि ये हिपैटोसाइट में एल्ब्यूमिन को छोड़ के, ठीक है, लीव्स एल्ब्यूमिन एंड कंबाइंस विद ग्लूकोर्निक एसिड UDPGT एंजाइम की हेल्प से, ठीक है। और अब ये ग्लूकोर्निक एसिड वाला जो बिलीरुबिन है वो पहुंचता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में क्या होता है, GI माइक्रोफ्लोरा इसको वापस से अनकॉन्जुकेटेड करवा देती है, ठीक है। अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन को, जिसका बॉन्ड था ग्लूकोर्निक एसिड के साथ, उसको वापस से तोड़ के अनकॉन्जुकेटेड अकेला कर देती है, ठीक है। ये अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन क्या होता है, स्टूल्स में बिलिनोजन की फॉर्म में और यूरिन में यूरोबिलीरोजन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। बाकी बचा हुआ जो अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन है वो क्या होता है, वापस से ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू रिसाइकलिंग प्रोसेस के लिए वापस से लिवर में पहुंच जाता है। और ये जो रिसाइकलिंग हुई है अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन की फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लिवर इज कॉल्ड एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन, ठीक है। शॉर्ट नोट कई बार आ जाता है एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन के बारे में, लिखिए 5 नंबर में। नहीं भी आएगा तो जॉन्डिस की पैथोलॉजी समझने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। और अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ बिलीरुबिन जो है हीमोग्लोबिन से ही बनता है, बाकी जो 20% बिलीरुबिन है वो बनता है मायोग्लोबिन से और कुछ आयरन कंटेनिंग एंजाइम से, ठीक है। अब हम इसके अलावा अब बात करते हैं जॉन्डिस की। तो जॉन्डिस होता क्या है, ठीक है। जॉन्डिस जब भी ब्लड में बिलीरुबिन का अमाउंट मोर देन 2 mg/dl होगा, वो कंडीशन जॉन्डिस कहलाएगी, ठीक है। जॉन्डिस इज सेड टू बी क्लिनिकली प्रेजेंट व्हेन टोटल बिलीरुबिन इज मोर देन 2 mg/dl। आप लोगों ने LFT की रिपोर्ट देखी होगी, ठीक है। LFT की रिपोर्ट में 3 चीज़ें होती है, टोटल बिलीरुबिन, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन एंड डायरेक्ट बिलीरुबिन, ठीक है। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। LFT के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी इसी जॉन्डिस में ही। अभी हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जितना भी अमाउंट टोटल बिलीरुबिन जितना भी है उसका 2/3 पार्ट होता है इनडायरेक्ट बिलीरुबिन एंड 1/3 पार्ट होता है डायरेक्ट बिलीरुबिन, ठीक है। अब आते हैं कि जॉन्डिस की डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो जॉन्डिस को डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, नेल्स ड्यू टू इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ ड्यू टू इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ सीरम बिलीरुबिन इज कॉल्ड जॉन्डिस, ठीक है। अब देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि जो जॉन्डिस है वो सबसे पहले आंखों में दिखता है, ठीक है, स्क्लेरा में दिखता है। क्यों? क्योंकि जो स्क्लेरा का प्रोटीन होता है ना उसकी बहुत ज़्यादा हाई एफिनिटी होती है टूवर्ड्स दिस बिलीरुबिन। तो इसीलिए सबसे पहले जो जॉन्डिस के जो हमें कलर दिखता है, सीरम बिलीरुबिन बढ़ा हुआ दिखता है, वो हमें स्क्लेरा में दिखता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है कि स्क्लेरल प्रोटीन की हाई एफिनिटी होती है फॉर बिलीरुबिन कॉन्जुकेशन, दैट्स वाई इंक्रीज बिलीरुबिन विल अपेयर फर्स्ट इन द स्क्लेरा, ठीक है। ये बात हो गई सारी जॉन्डिस की डेफिनेशन की। अब हम बात करेंगे जॉन्डिस के टाइप्स की। तो जॉन्डिस 3 तरीके का होता है, हिपैटोसेलुलर, हीमोलिटिक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में हमें सर्जरी की ही ज़रूरत होती है, इसलिए इसको सर्जिकल जॉन्डिस कहते हैं। एंड जो हिपैटोसेलुलर एंड हीमोलिटिक जॉन्डिस है वो हम दवाइयों से भी ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस क्या होता है। हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस जैसे कि उसके नाम से ही पता चल रहा है, हिपैटोसेलुलर यानी कि लिवर में किसी तरीके की पैथोलॉजी हो गई, लिवर के जो सेल हैं हिपैटोसाइट उनमें किसी तरीके की दिक्कत हो गई है, ठीक है, वहाँ से ये मेन रिलेटेड है। तो लिखा है देयर विल बी इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ हिपैटोसाइट्स का डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होने लगेगा। तो इससे क्या होने लगेगा, कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड दोनों बढ़ जाएगा। ये कैसे बढ़ जाएगा, आप वो जो मैंने आपको बिलीरुबिन की साइकिल बताई है ना उसको अगर आप ध्यान करेंगे कि क्या क्या हो रहा था लिवर में, तो आपको ये अपने आप समझ आ जाएगा कि ये कैसे बढ़ रहा है। इसीलिए मैंने आपको पहले वो बिलीरुबिन की साइकिल बताई थी। इसके अलावा इसमें SGPT एंड SGOT भी बढ़े हुए रहते हैं। देखिए SGPT एंड SGOT क्या होते हैं, ये एक स्पेशल तरीके के एंजाइम्स होते हैं जो कि लिवर का सेल होता है हिपैटोसाइट, उसके अंदर ही मौजूद होते हैं, ठीक है। तो जब तक वो हिपैटोसाइट फटेगा नहीं ये SGPT SGOT बाहर निकलेंगे नहीं। तो अगर कभी भी LFT की रिपोर्ट में SGPT SGOT बढ़ा हुआ आ रहा है तो हमें समझ जाना है कि हिपैटोसाइट का डैमेज हुआ है, हिपैटोसाइट फट गए, हिपैटोसाइट टूट गए, तभी उसके अंदर जो मौजूद एंजाइम्स हैं वो बाहर निकले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हिपैटोसेलुलर, क्योंकि यहाँ पे हिपैटोसाइट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है SGPT SGOT दोनों ही बढ़ा हुआ आएगा। अब बात करते हैं इस हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस के क्या क्या कॉजेज होते हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहला होता है इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन किसका हो सकता है, हेपेटाइटिस A B C D E, ठीक है। हेपेटाइटिस E तक होते हैं वायरसेस, तो
किसी भी एक हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन यहाँ पे हो सकता है, साइटोमेगैलो वायरस इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हेपेटाइटिस के बारे में यहाँ पे कुछ 2-4 बातें बताई हुई हैं, वो ये कि जो हेपेटाइटिस डी है वो कभी भी इंडिपेंडेंटली नहीं मिलता है, ठीक है, हमेशा इट इज एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस बी। इसके अलावा जो है इन पांचों में से ना ए बी सी डी ई, इन पांचों में से जो अच्छा हेपेटाइटिस बोला जाएगा ना वो ए एंड ई बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो कॉज है वो इन्फेक्टिव फूड है, फीकोरल रूट से ये होते हैं और आसानी से ये क्योर हो जाते हैं, ठीक है, और ज़्यादा कंटेजियस नहीं है, ठीक है। फीको ओरल रूट से होते हैं तो कम्युनिकेबल तो है ज़्यादा, लेकिन उतने ज़्यादा खतरनाक ये नहीं है इन जैसे जितने बी सी एंड डी होते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा डेंजरस होते हैं। हेपेटाइटिस भी हमारे सिलेबस में है, जॉन्डिस के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हेपेटाइटिस ही पढ़ेंगे, तो आपको ये ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा कॉज क्या होता है? देखिए, पहला कॉज जो हमने हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस का पढ़ा वो पढ़ा था इन्फेक्शन। क्या क्या इन्फेक्शन है? हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हो सकता है, साइटोमेगैलो वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। सेकंड कॉज है हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस होने का, वो होता है ड्रग्स का, ठीक है। कोई ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं जिसकी वजह से हेपेटोसाइट्स डैमेज हो गए। क्या हो सकती हैं वो ड्रग्स? एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट, ठीक है, एटीटी ड्रग्स जो सबसे ज़्यादा हिपैटोटॉक्सिक्स होती हैं, ठीक है। तो एटीटी ड्रग ले रहा है कोई, या कार्बाजेपिन ले रहा है, ठीक है, एपिलेप्सी की ड्रग है, या साइकेट्री में मेनली ये ड्रग यूज़ की जाती है, ठीक है। इसके अलावा कोई एंटी कैंसरस ड्रग्स ले रहा है, फिनाइलटोइन ड्रग ले रहा है, ठीक है, एमाइनोफाइलिन ले रहा है, ये एक तरीके का ब्रोंकियोडाइलेटर है। एमाइनोफाइलिन हम लोग स्टेटस एस्थमेटिकस, जब हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे कि अमाइनोफाइलिन जो है ब्रोंकियोडाइलेटर के रूप में यूज़ किया जाता है इमरजेंसी कंडीशन में, ठीक है। इसके अलावा तीसरा कॉज क्या है हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस का? वो है टॉक्सिन्स, ठीक है, अल्कोहल है, CCl4 है, येलो फॉस्फोरस है। इसके अलावा अदर कॉजेज क्या है हेपेटोसेलुलर नेक्स्ट कॉज क्या है हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस का? मलेरिया है, एमीबाइसिस है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस है। कुछ रेयर कॉजेज ऑफ हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस आर विल्सन्स डिजीज, ठीक है। विल्सन्स डिजीज क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर इन लिवर एंड ब्रेन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन कॉपर कैरिंग प्रोटीन। नॉर्मली कॉपर जो है एक्सक्रीट हो जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि उस पर्टिकुलर व्यक्ति में कुछ उन एक्सक्रीट करने वाले जो प्रोटीन्स हैं उनकी कमी है, इस वजह से क्या होता है कि उस व्यक्ति में कॉपर एक्यूमुलेट होने लगता है लिवर एंड ब्रेन में, तो ये होती है विल्सन डिजीज। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है, क्रिप्टोजेनिक हेपेटाइटिस है, ये सारे कुछ कॉजेज हैं हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस के, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हीमोलिटिक जॉन्डिस। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है हीमोलिटिक, यानी कि यहाँ पे किसका डिस्ट्रक्शन होगा? आरबीसी का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा होगा, तो एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। अब क्योंकि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? एनीमिया हमको इन पेशेंट्स में देखने के लिए मिलेगा। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आ रहा है जिसको एनीमिया भी है और साथ में जॉन्डिस भी है, तो आप समझ जाइए कि वो हीमोलिटिक जॉन्डिस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बढ़ा हुआ मिलेगा? अनकॉन्जुगेटेड, हमें यहाँ पे हाइपरबिलीरूमिया मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो अनकॉन्जुगेटेड है उसका जो, देखिए अनकॉन्जुगेटेड क्यों यहाँ पे रहेगा? क्योंकि हर बार आरबीसी टूट रहा है, ठीक है, आरबीसी टूट रहा है, हीम पार्ट बनते जा रहा है, उससे बिलीरूबिन बनते जा रहा है, लेकिन एल्ब्यूमिन और ग्लूकोर्निक एसिड वो सब तो आपकी बॉडी में गिन के 10 ही है ना, मैं आपको बस अंदाजे के लिए बता रही हूँ, आप मानिए कि वो तो 10 ही हैं। आरबीसी इतना ज़्यादा टूट रहा है कि कभी 20 बिलीरूबिन बन रहे, कभी 30 बन रहे, कभी 50 बन रहे, लेकिन जिनके साथ उनको जुड़ना है, जिनके साथ उनको दोस्ती करनी है, वो तो 10 ही हैं, ठीक है। तो उनको इसीलिए जो अनकॉन्जुगेटेड है ना वो बहुत ज़्यादा रह जाते हैं, ठीक है। जब देखिए आप बस में जितनी सीट होंगी उतने ही पैसेंजर तो आप लेके जा पाएंगे, जब 10 सीट है तो आप 10 ही लोगों को ले जा पाएंगे, भले ही वहाँ पे 20 सवारी खड़ी है लेकिन आप नहीं ले जा सकते ना उनको, क्योंकि सीट ही 10 है। तो वही बात ये है कि जो प्रोटीन है वो है ही 10, तो आप कितना भी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन बनाते रहिए वो जुड़ेंगे ही नहीं वहाँ, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। इसके अलावा कितना इसका अमाउंट रहता है? तो 5 to 8 mg/dl रहता है। ये पेशेंट जो है रिकरेंट जॉन्डिस की हिस्ट्री आपको देंगे, ठीक है, ये पेशेंट रिकरेंट जॉन्डिस की हिस्ट्री देंगे। अब हीमोलिटिक जॉन्डिस के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? एक हो सकता है इसका कंजेनाइटल कॉज, एक हो सकता है एक्वायर्ड। कंजेनाइटल क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं हीमोलिटिक जॉन्डिस के? कोई भी आरबीसी मेम्ब्रेन डिफेक्ट, ठीक है, आरबीसी की मेम्ब्रेन का कोई भी डिफेक्ट, स्फीरोसाइटोसिस, सोमैटोसाइटोसिस, ये ना आरबीसी की शेप डिफेक्ट है, आरबीसी का शेप खराब हो जाता है इनमें। किसी भी तरीके की हीमोग्लोबिनोपैथीज माने थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सब क्या होते हैं? आरबीसी में ही डिफेक्ट है, तो ये सब कंजेनाइटल कॉज हो जाएंगे आरबीसी मेम्ब्रेन डिफेक्ट में। इसके अलावा
कुछ एंजाइमेटिक डिफेक्ट्स होते हैं कंजेनाइटली। मेनली क्या है, ग्लाइकोलिटिक पाथवे में कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे कि इनोलेज है, पायरुवेट, इन सब एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये हिमोलिटिक जॉन्डिस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्वायर्ड कॉजेज क्या क्या हैं। ये तो हो गई बच्चों की बात है। अब की अगर किसी बड़े को हो गया है ये, तो उसके क्या क्या हम कॉजेज सोच सकते हैं। ठीक है, तो उसके क्या क्या हम कॉजेज सोच सकते हैं। तो एक्वायर्ड में आ जाएगा एक तो ड्रग्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा पेनिसिलिन की ओवरडोज, मिथाइल डोपा, प्राइमाक्विन, ये सब की ओवरडोज। ठीक है, जो ये मिथाइल डोपा है ना, ड्रग ऑफ चॉइस है प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन की। प्राइमाक्विन जैसे कि हमें पता है एंटी मलेरियल ड्रग होती है। और इंसुलिन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज इज इंसुलिन। ये थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। पेनिसिलिन इज एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ओवर यूज ऑफ एनसिड्स। तो अगर आप वहाँ पे याद करने की कोशिश करें हिपैटोसेलुलर में कौन कौन सी ड्रग्स थी, तो हिपैटोसेलुलर में एक तो एटीटी आप ध्यान रख लीजिए, एंटी कैंसरस ड्रग्स ध्यान रखिए, फिनाइलटोइन है, अमाइनोफाइलिन है, कार्बाजेपिन है। ठीक है, ये सारी ड्रग्स वहाँ पे थी। यहाँ पे क्या क्या ड्रग्स हैं, पेनिसिलिन है, मिथाइल डोपा है, प्राइमाक्विन है एंड एनसेड्स हैं। अब बात करते हैं ऑटो इम्यून कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से हीमोलिटिक जॉन्डिस हो जाता है, एसएलई एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, एसएलई की फुल फॉर्म होती है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। ये भी एक मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्व करने वाला ही डिसऑर्डर है। ये आगे जब हम बढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं और क्या क्या कॉजेज हैं जिसकी वजह से हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस हो सकता है, हीमोलिटिक जॉन्डिस हो सकता है। ठीक है, तो स्नेक बाइट है, सिफिलिस है, ये सारे कॉज हैं। तो हमने यहाँ पे हीमोलिटिक जॉन्डिस के दो तरीके से कॉज देखे। एक हमने देखा एक्वायर्ड कॉज, एक देखा हमने कंजेनाइटल। ठीक है, कंजेनाइटल में फिर हम दो देख रहे थे, एक आरबीसी के डिफेक्ट था, एक एंजाइम का डिफेक्ट था। आरबीसी डिफेक्ट में था सोमेटोसाइटोसिस, ठीक है, स्फीरोसाइटोसिस, और क्या था, सिकल सेल था, थैलेसीमिया था, ये सब था। एंजाइम डिफेक्ट में क्या क्या था, पायरुवेट एंजाइम नहीं है, इनोलेज एंजाइम नहीं है। एक्वायर्ड में हमने यहाँ पे 3 पॉइंट देख लिए। एक हमने ड्रग वाला देख लिया, ड्रग में क्या क्या है, पेनिसिलिन है, मिथाइल डोपा है, प्राइमाक्विन है, एनसेड्स है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में हमने क्या देख लिया, एसएलई देख लिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस देख लिया। अदर कॉजेज में हमने स्नेक बाइट देख लिया एंड सिफिलिस देख लिया। अब ये सब हमने रूल आउट करने के बाद भी हमें नहीं पता चल रहा है कि हीमोलिटिक जॉन्डिस हो क्यों रहा है, तो हम उसको डाल सकते हैं कि ये कोई सिंड्रोम की वजह से हो रहा है। हम ऐसा सोच सकते हैं कि आपने एक्वायर्ड कॉज भी सारे देख लिए, इससे भी कोई नहीं आपको कारण पता चल रहा, आपने कंजेनाइटल भी सारे टेस्ट करवा लिए, उससे भी कोई पता नहीं चल रहा, तो फिर भी अगर उस पेशेंट को हीमोलिटिक जॉन्डिस है तो वो दो सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। ठीक है, एक तो होता है गिलबर्ट सिंड्रोम, दूसरा होता है क्रिगलर नाजा सिंड्रोम। ठीक है, इनमें क्या होता है, गिलबर्ट सिंड्रोम में क्या होता है कि अनकॉन्जुगेटेड जो बिलीरुबिन है वो हमेशा ही बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन पर्टिकुलर पेशेंट्स में यूडीपी ग्लूकोर नोसेल ट्रांसफरेज इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, जिस वजह से इन गिलबर्ट सिंड्रोम के पेशेंट्स में अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हमेशा ही बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, इस एंजाइम की जो डेफिशिएंसी है वो अप्रॉक्सीमेटली 50% है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं मौजूद, प्रेजेंट है लेकिन 50% ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसे ही क्रिगलर नाजा में भी एंजाइम एब्सेंट है। देखिए क्रिगलर नाजा क्या है, क्रिगलर नाजा टाइप 1 टाइप 2। ठीक है, अब जो क्रिगलर नाजा टाइप 1 होता है ना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसमें जो ये एंजाइम है ना, यूजीटी एंजाइम उसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये एंजाइम 99% डेफिशिएंट होता है। ठीक है, इस वाले में क्या है 60 to 70% डेफिशिएंट होता है, और इधर गिलबर्ट सिंड्रोम में क्या है 50% डेफिशिएंट है। तो ये तीनों ही चीज़ें, गिलबर्ट सिंड्रोम, क्रिगलर नाजा 1, क्रिगलर नाजा 2, इन तीनों ही में क्या होता है कि एक एंजाइम एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से हमेशा इन सिंड्रोम के पेशेंट्स में अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ा हुआ रहेगा। फर्क बस इतना है, गिलबर्ट सिंड्रोम थोड़ा कम खतरनाक है, टाइप 2 क्रिगलर नाजा उससे थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है, सबसे खतरनाक है क्रिगलर नाजा 1। ठीक है, क्रिगलर नाजा 1 में क्या है 99% एफिशिएंसी है, क्रिगलर नाजा 2 में ओनली 60 to 70% एफिशिएंसी है, एंड गिलबर्ट सिंड्रोम में 50% एफिशिएंसी। यही चीज़ यहाँ पे सब लिखी हुई है कि यहाँ पे एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी होती है 99%, और इसमें क्या है रिलेटिव डेफिशिएंसी होती है 60 to 70%। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि फीटल हीमोग्लोबिन एंड एडल्ट हीमोग्लोबिन के बारे में। तो जो फीटल हीमोग्लोबिन है वो 2 अल्फा एंड 2 बीटा इसमें चेन्स होती हैं,
एडल्ट वाले में 2 अल्फा 2 बीटा, फीटल वाले में 2 अल्फा एंड 2 गामा होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पढ़ना हो तो PDF में अपलोड कर दूंगी, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं तीसरे तरीके के जॉन्डिस की, जिसका नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ठीक है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, यानी कि किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ होगा। अब ऑब्स्ट्रक्शन होगा कहाँ, बाइल फ्लो में होगा, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल फ्लो, या तो लिवर में या आउटसाइड द लिवर, ठीक है। तो अब ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं। तो एक होता है इंट्रासेलुलर, लिवर के अंदर क्या क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से ये ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, या एक्स्ट्रा हिपैटिक कॉज, लिवर के बाहर क्या क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से ये हुआ है, ठीक है। तो इसमें तो मेनली एक ही चीज़ हमें ध्यान रखनी है, क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस एंड अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, ठीक है। ये दो वजह से, ये दो चीज़ें अगर लिवर में हो गई तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है, लेकिन उतना नहीं है कॉमन, तो ये वाला पॉइंट आप स्किप भी कर सकते हैं। चलिए मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं। प्रेगनेंसी भी आप इसमें ध्यान रखिए। एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं ALP, ठीक है, एल्कलाइन फॉस्फेटेस, जैसा कि SGPT एंड SGOT है, ठीक है। ये दो एंजाइम्स हैं जो कि लिवर के सेल्स में मौजूद है, हिपैटोसाइट्स में मौजूद है। इसी तरीके से एल्कलाइन फॉस्फेटेस भी एक एंजाइम है जो कि लिवर के सेल्स के अंदर ही मौजूद होता है, ठीक है, हिपैटोसाइट्स में ही प्रेजेंट होता है। तो ये भी अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब यही है, हिपैटोसाइट डिस्ट्रक्शन हो रखा है। लेकिन जो ये ALP है, ये क्या होता है, इज नॉर्मल इन प्रेगनेंसी बिकॉज प्लेसेंटल हॉर्मोन्स इंटरफेयर विथ मेटाबॉलिज्म ऑफ ALP, ठीक है। Few studies suggest that placental hormones have positive feedback on the synthesis of ALP, ठीक है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो, लेकिन स्टिल उसका जो ALP है वो रिपोर्ट नॉर्मल आ रही हो, तो आपको ये नहीं समझना है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस नहीं हो सकता है। ALP प्रेगनेंसी में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होने के बाद भी नॉर्मल इसलिए आ सकता है क्योंकि जो प्लेसेंटल हॉर्मोन्स हैं वो कहीं ना कहीं इसके ALP के मेटाबॉलिज्म को हैम्पर कर रहे हैं या इसको अल्टर कर रहे हैं, जिसकी वजह से जितना ये अमाउंट है वो उतना दिख नहीं पाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्स्ट्रा हिपैटिक कॉजेज के, लिवर के बाहर क्या क्या हो सकती हैं दिक्कतें जिससे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाए। तो CA हेड ऑफ पैनक्रियास का कैंसर हो जाए, CBD कॉमन बाइल डक्ट का स्टोन हो जाए, कॉमन बाइल डक्ट कंप्रेस हो रही है उसके पीछे मौजूद किसी भी ऑर्गन की वजह से, ठीक है। कोई भी पेरिटोनियल मास हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, सिस्ट हो सकती है, कुछ भी उसके पीछे हो सकती है जो कि उस डक्ट को दबा दे, ठीक है। डक्ट को दबा देगी, बाइल बाहर निकल नहीं पाएगा, लिवर में ही इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, लिवर में ही ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाएगा। इसके अलावा वॉर्म इन्फेस्टेशन बाइल डक्ट में हो जाए या किसी और बॉडी पार्ट में हो जाए, उससे भी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस देखिए क्या होता है कि बाइल फ्लो जब कभी भी हैम्पर हो जाए या तो लिवर में या लिवर के बाहर, उसकी वजह से जो जॉन्डिस होगा वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। इसके दो कारण हो सकते हैं, लिवर के अंदर क्या क्या दिक्कत है, लिवर के बाहर क्या क्या दिक्कत है। लिवर के अंदर क्या क्या हो सकता है, क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और प्रेगनेंसी हो सकते हैं। एक्स्ट्रा हिपैटिक कॉजेज में क्या क्या आप देखेंगे, पैनक्रियास का कैंसर है, CBD स्टोन है, कॉमन बाइल डक्ट का स्टोन है, कॉमन बाइल डक्ट की पेरिटोनियल मास का कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा किसी तरीके का वॉर्म इन्फेस्टेशन हो गया है, तो इन सब की वजह से ये सब इसके कॉजेज हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस की, पेशेंट हमको कैसे कैसे बताएगा। तो कोई ऐसा पेशेंट है जो कि रिपीटेड जॉन्डिस है, माइल्ड एनीमिया और स्प्लीनोमेगैली भी मिल रही है, तो हमें डायरेक्टली पता चलेगा हेमोलिटिक जॉन्डिस है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, किसी पेशेंट में क्ले कलर का स्टूल आ रहा है, इचिंग है पूरी बॉडी में, तो उसको हमें समझना है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, ठीक है। ये ना हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस माने कि पेशेंट क्या क्या कंप्लेन कर सकता है, तो आप ऐसा ऐसा अंदाजा लगाइए, वो है ये, ठीक है। इसके अलावा कि हम यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन से जॉन्डिस में किस किस कलर का स्टूल एंड यूरिन हो जाता है। तो हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस में डार्क कलर का रहेगा, हीमोलिटिक में नॉर्मल रहेगा, ऑब्स्ट्रक्टिव में वाइट और क्ले कलर का हो जाएगा। यूरिन की बात करें तो हिपैटोसेलुलर में डार्क येलो, हीमोलिटिक में नॉर्मल, ऑब्स्ट्रक्टिव में वाइटिश, ठीक है। अब
ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है, हार्ट रेट जो है कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एसए नोड है उसके ऊपर जाके कौन डिपॉजिट हो जाता है, बाइल सॉल्ट, जिसकी वजह से वहाँ से जो सिग्नलिंग है वो स्लो डाउन हो जाती है और इसी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में ब्रेडिकार्डिया देखने के लिए मिलता है। हमने यहाँ पे पढ़ा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में प्रूराइटिस, खुजली, इचिंग मिलती है बॉडी में। क्यों? क्योंकि बिलीरुबिन जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो भी डर्मिस है ना, हमारी स्किन की लेयर होती है एक डर्मिस, ठीक है, उस डर्मिस में जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, जो भी कुछ ना कुछ रिएक्शंस चलती रहती हैं, तो उन रिएक्शंस को डिस्टर्ब कर देता है ये बिलीरुबिन। इसी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केस में इचिंग देखने के लिए मिलती है। अब कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें क्या हो रखा है, सर्जरी हो रखी है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री है, तो हमें पता करना चाहिए। और कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी सर्जरी की हिस्ट्री है, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री, उसको जॉन्डिस हो जाए तो हमें क्या क्या चेक करवाना चाहिए, तो हमें चेक कराना चाहिए हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ये सब चेक कराना चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो वो भी हो सकता है कि आगे चल के जॉन्डिस करवा दे, जैसे कि हमने देखा था कि क्या था, SLE है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये भी क्या करवा सकते हैं, जॉन्डिस करा सकते हैं ऐसा। अब हम बात करते हैं जॉन्डिस के केस में इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करवाएंगे हम। CBC करवाएंगे, ठीक है, LFT करवा देंगे, USG एब्डोमेन, CT एब्डोमेन, MRI एब्डोमेन, ये सब हम करवा देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी सी LFT के बारे में, लिवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है। देखिए लिवर फंक्शन टेस्ट को 3 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। एक होता है बिलीरुबिन वाला पोर्शन, दूसरा रहता है एंजाइम्स वाला पोर्शन, तीसरा रहता है प्रोटीन वाला पोर्शन, ठीक है। तो बिलीरुबिन वाले में क्या क्या रहता है, टोटल सीरम बिलीरुबिन, डायरेक्ट बिलीरुबिन, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। एंजाइम्स क्या क्या होते हैं, एंजाइम्स माने कि ये सारे जो हैं हिपैटोसाइट्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये जब हिपैटोसाइट फट के बाहर निकलेगा ना, जब हिपैटोसाइट फटेगा तभी ये सब बाहर आएंगे और ब्लड में रेज मिलेंगे। तो SGPT, SGOT, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये 3 एंजाइम होते हैं हिपैटोसाइट्स के अंदर। बाकी क्या क्या लिवर प्रोटीन कौन कौन से बनाता है, एल्ब्यूमिन बनाता है, ग्लोबुलिन बनाता है, एल्ब्यूमिन ग्लोबिन का रेशियो हम देखते हैं, और सीरम प्रोटीन, ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें केवल एल्ब्यूमिन वाला जो पोर्शन है, सॉरी, कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें केवल बिलीरुबिन वाला पोर्शन बढ़ा हुआ है, ठीक है, बाकी सब नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, तो हम क्या समझेंगे, क्या है उसको, हीमोलिटिक जॉन्डिस है, ठीक है। कोई ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा पेशेंट जिसका बिलीरुबिन भी बढ़ा हुआ है और ये एंजाइम्स भी बढ़े हुए हैं, तो हमें समझना है, और ये जो प्रोटीन है ना वो नॉर्मल है, तो हमें समझना है हिपैटोसेलुलर का केस है, ठीक है। थोड़ा बहुत टेंशन की बात है लेकिन ज़्यादा नहीं बात है, ठीक है। देखिए एक मैं बात बताऊँ, जो लिवर है ना, लिवर ये प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है, और लिवर के पास कंपनसेटरी मैकेनिज्म भी होता है। तो अगर किसी भी पेशेंट की LFT की रिपोर्ट में ये जो प्रोटीन्स हैं वो कम आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि उसका लिवर मोर देन 50% ख़त्म हो चुका है, ठीक है। लिवर कभी भी प्रोटीन बनाना कम नहीं करेगा जब तक वो खुद 50% बर्बाद ना हो चुका हो, ठीक है। किसी भी पेशेंट में अगर एल्ब्यूमिन का जो अमाउंट है या लिवर जो भी प्रोटीन बनाता है, ये सारे प्रोटीन किसी पेशेंट के कम आ रहे हैं, तो मतलब उसका लिवर 50% से ज़्यादा डैमेज हो चुका है, ठीक है। तो कभी भी ये देखिए, ये जब भी कम हो ना तो इंडिकेट क्रोनिसिटी ऑफ द लिवर, यानी लिवर बहुत ज़्यादा समय से खराब हो चुका है, यानी 6 महीने से ऊपर हो गया है लिवर को वो कंपनसेशन करते करते, तो अब लिवर 50% से ज़्यादा डैमेज हो चुका है, अब इसीलिए उसने प्रोटीन बनाना कम कर दिया है, ठीक है। तो कोई ऐसा पेशेंट है जिसका बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है और SGPT, SGOT एंजाइम्स बढ़े हुए हैं और ये एल्ब्यूमिन वगैरह सब कम आ रहा है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि क्रोनिसिटी है। ये वाला जो केस है ना, जिसमें 2nd नंबर का केस है, ये क्या है कि एक्यूट इलनेस बताता है, लेस देन 6 मंथ्स हुआ है इस डिजीज़ को, ऐसा ये बताता है, ठीक है। लेकिन जो 3rd कंडीशन है, ये मोर देन 6 मंथ्स वाली क्रोनिसिटी बताती है। अब जो प्रोटीन्स है ना, जो प्रोटीन्स है वो क्यों क्यों कम हो सकते हैं, ठीक है। 2 मेन कारण है प्रोटीन के कम होने के। पहला तो ये, या तो उनका बन ही वो कम रहे हैं, बनेंगे कब वो कम, जब लिवर खराब होगा, या तो एक्सक्रीट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो एक्सक्रीट होंगे कब, जब किडनी खराब होगी, ठीक है। तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं, एक और कुछ फाइंडिंग हमें देखने के लिए मिलती है कई बार, जिसे हम कहते हैं
GGT, ठीक है, गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज, ये भी कई बार LFT की रिपोर्ट्स में हमें देखने के लिए मिलता है। ये हमें क्या इंडिकेट करता है, GGT इज सिक्रीटेड मोस्टली बाय लिवर, ठीक है। इट्स लेवल इंक्रीजेज व्हेन देयर इज एनी पैथोलॉजी ऑफ लिवर और बाइल डक्ट, ठीक है। जब कभी भी कोई लिवर की पैथोलॉजी है, कोई बाइल डक्ट की पैथोलॉजी है, उन्हीं कंडीशन में GGT बढ़ा हुआ मिलेगा। GGT एक ऐसा एंजाइम है जो कि लिवर ही बनाता है, ठीक है। और ये कब कब बढ़ा हुआ रहेगा, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में, कोई भी क्रोनिक हेपेटाइटिस है, बाइल डक्ट की पैथोलॉजी है, इन सब में, ठीक है। कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें ALP भी बढ़ा हुआ है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी बढ़ा हुआ है एंड GGT भी बढ़ा हुआ है, तो हमें सीधे समझ जाना है कि ये ऑब्स्ट्रक्शन का केस है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन का केस कैसे, देखिए ALP तो बढ़ा हुआ है, ठीक है, लिवर इन्वॉल्व है, हम समझ गए। ऑब्स्ट्रक्शन में GGT जो है एक ये भी इंडिकेट करता है, बाइल डक्ट की भी पैथोलॉजी वो इंडिकेट करता है, तो हम यहाँ से समझ जाएंगे बाइल डक्ट की पैथोलॉजी से क्या, कौन सा जॉन्डिस लिंक था, ऑब्स्ट्रक्टिव। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें ALP बढ़ा हुआ है लेकिन GGT नॉर्मल है, तो उसमें क्या है, हमें कोई बोन डिसऑर्डर देखना है। देखिए ALP जो है दो तीन चीज़ें बताता है। एक तो ये, अगर ALP बढ़ा हुआ आ रहा है माने कि कोई लिवर डिजीज़ है। दूसरा, ALP बढ़ा हुआ है तो कोई ना कोई बोन का डिसऑर्डर हो रखा है। तीसरा, ALP अगर बढ़ा हुआ है तो हमें इससे ये समझना है कि कहीं ना कहीं प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी बॉडी में चल रहा है, ठीक है, ये सारी बातें। अब एक टेस्ट होता है PTINR, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। ये क्या करता है, ये हमें बताता है, PT टेल्स अबाउट एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोएगुलेशन, ठीक है, मतलब किसी तरीके का कोएगुलेशन प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं, ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं PTINR से, ठीक है। तो PTINR ना हमें कौन से पेशेंट्स में करवाना होता है कि कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें एल्ब्यूमिन बहुत लो वैल्यू आ रही है, ठीक है। कोई भी ऐसा पेशेंट है जो क्रोनिक लिवर डिजीज़ का है, उसमें एल्ब्यूमिन की वैल्यू भी उसके LFT में कम आ रही है, तो उन पेशेंट्स में हम लोग PTINR कराते हैं। PTINR करवा के हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे कोई कोएगुलेशन डिफेक्ट तो नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कोएगुलेशन के लिए, तो वो सारे फैक्टर्स हमारे कहाँ बन रहे होते हैं, कहीं ना कहीं लिवर उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो अगर वो कोएगुलेशन वगैरह में भी डिफेक्ट आएगा तो पेशेंट के लिए वो ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग PTINR टेस्ट करवाते हैं। ये वैसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, अगर आप इसको स्किप भी कर देंगे तो ये ऐसा जितना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है 12 से 14 सेकेंड। PTINR की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0.8 to 1.2 होनी चाहिए, ठीक है। पेशेंट ऑन ब्लड थिनिंग मेडिसिन, कैसी, एस्पिरिन, ठीक है, उनका जो INR रेशियो है वो लेस देन 2.5 होना चाहिए, ठीक है। सो दैट वॉज इट अबाउट द जॉन्डिस। आई होप ये आपको समझ में आया हो, ठीक है। थैंक यू।